कैसे हैं आप सभी? हम फिर से अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए एलटी ग्रेड वाला जो पेपर है, आज हमने कल हिंदी वाला करा था जी सेक्शन, आज मैथ वाला कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही करते रहना भाई। जीडीसी और जीआईसी में दोनों में ही बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। और साथ ही साथ नेक्स्ट एग्जाम के लिए तो है ही, सारी की सारी जीएस मैं फिर से कह रहा हूँ कि स्टैटिक चीज़ें कभी नहीं बदलती हैं, सेम रहती हैं। इसीलिए जो भी पीसीएस परीक्षाएं करवाता है, सारे के सारे एग्जाम्स की जीएस वाला पार्ट करते रहना चाहिए। ठीक है। और एक और है कि जिसने नहीं करा है ना, मैंने सेम प्लेलिस्ट बना रखी है, देख लेना वहाँ चेक करके, सारी की सारी चीज़ें करनी है आपको। ओके, चलो। पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वर्तमान में सबसे अधिक आंशिक योगदान किसका रहता है? तो किसका रहता है? आंसर क्या है? सेवा क्षेत्र। थोड़ा सा इसको समझ लो। देखो, इकोनॉमी में 3 सेक्टर रहते हैं मोस्टली। एक तो रहता है प्राथमिक, एक रहता है द्वितीयक, एक रहता है तृतीयक। इकोनॉमी में कितने सेक्टर रहते हैं? 3 सेक्टर रहते हैं, प्राथमिक, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। इसको तृतीय को क्या बोलते हैं? हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है। प्राथमिक सेक्टर क्या होता है? जिसमें कच्चा माल होता है। एग्जाम्पल के लिए क्या आता है इसमें? कृषि, ये पूछा जाता है। द्वितीय सेक्टर क्या होता है? विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग का, कच्चे माल को फाइनल प्रोडक्ट में तब्दील करना। और तृतीय क्षेत्र क्या रहता है? सेवा, सर्विस देना। सेवा क्या चीज़ होती है भाई? इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं। मैं भी क्या कर रहा हूँ? मैं भी तो सर्विस दे रहा हूँ आपको। तो ये कौन सी उसमें आएगा सेक्टर में? ये टर्सरी सेक्टर में, माने सर्विस सेक्टर में आएगा। ठीक है। अच्छा, अब देखो, सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस सेक्टर में लगी रहती है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस में लगी रहती है? कृषि में लगी रहती है। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। सबसे ज़्यादा जनसंख्या प्राइमरी सेक्टर में लगी रहती है। ठीक है, इसका करीब करीब 20% हिस्सा है भारतीय जीडीपी में योगदान। अब विनिर्माण सेक्टर में क्या है? ये ज़्यादा है थोड़ा, 20% से ज़्यादा है, मान लो 30% होगा मे बी। इसका तृतीय क्षेत्र में सबसे कम जनसंख्या लगी है, लेकिन सबसे ज़्यादा योगदान है। बात आई समझ में? सबसे ज़्यादा योगदान इसका मे बी 50 से 55% जीडीपी में हिस्सा है, और इसमें सबसे कम जनसंख्या लगी रहती है। भाई सर्विस सेक्टर में ना क्या है? स्किल वाले लोग होते हैं। ठीक है, स्किलफुल लोग होते हैं। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल वाले लोग होते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? क्या होती है? 50,000 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, या फिर 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, या फिर 20,000 हर्ट्ज से कम। आंसर क्या होगा इसका? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ठीक है, देखो, जो तरंग तीव्रता के आधार पर है ना, 3 प्रकार की तरंगें होती हैं। कितनी? 3 प्रकार की तरंगें होती हैं। एक तो होती है आपकी इंफ्रासोनिक, जिसको अपश्रव्य बोलते हैं, इंफ्रासोनिक अपश्रव्य। ठीक है, ये कितना होता है? 20 हर्ट्ज से कम। ठीक, एक होता है क्या? ऑडियोबल, जिसको हम सुन सकते हैं, ऑडियोबल। ठीक है, श्रव्य तरंगे। ठीक है, इसका कितना होता है? तरंग दैर्घ्य इसकी कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से और 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, बात समझना। उसके बाद में अल्ट्रासोनिक, इसको कहते हैं पराश्रव्य। पराश्रव्य कौन सी होती है? अल्ट्रासोनिक, और इनकी रेंज कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ठीक है, तीनों चीज़ें याद रखना भाई कि इंफ्रासोनिक की रेंज कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम। ऑडियोबल, जिसको हम सुन सकते हैं, उनकी रेंज कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक, या फिर उससे नीचे। और पराश्रव्य माने अभी जो अल्ट्रासोनिक है, उनकी रेंज कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? अल्ट्रासोनिक का पूछा है, अल्ट्रासोनिक कितना होगा? 20,000 हर्ट्ज से अधिक है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड। उस ट्राइब से इनको पूछा है। देखो, माओरी कहाँ मिलती हैं? न्यूजीलैंड में मिलती हैं। कहाँ मिलती है माओरी? न्यूजीलैंड में मिलती हैं। इनका डांस भी आता है, हक्का बक्का। आजकल न्यूजीलैंड की संसद में बहुत बैठते हैं लोग। तो माओरी हो गया, डी का सेकंड चला गया आपका। ठीक है,
उसके बाद में बुशमैन कहाँ होती है? कालाहारी में। बुशमैन कहाँ होती है? कालाहारी मरुस्थल में। ठीक है। सेमई कहाँ होती है? मलेशिया में। और मसाई कहाँ होती है? पूर्वी अफ्रीका में। ये याद रखना। उसके बाद में आपको दो चीज़ें और याद रखनी है। एक है आपका एस्किमो। एस्किमो कहाँ मिलते हैं? और दूसरा है बद्दू जनजाति कहाँ मिलती है? ठीक है, अरब रेगिस्तान में मिलती है बद्दू वाले। याद रखना आप। क्वेश्चन नंबर 5वां, प्रसिद्ध दूध सागर प्रपात कहाँ मिलता है? दूध सागर वाटरफॉल कहाँ पर है? कहाँ है? मांडवी पर है, शरावती पर है, भद्रा नदी पर है, या फिर उल्लास नदी पर है? आंसर कहाँ होगा इसका? मांडवी पर होगा यार, मांडवी पर है। शरावती पर कौन सा है? जोग जलप्रपात। कौन सा है? जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात। और ये कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है, याद रखना इसको। और ये मांडवी नदी कहाँ है? ये गोवा में है, गोवा। तो फिर से कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, दूध सागर कहाँ पर पड़ेगा आपका? मांडवी नदी गोवा में। शरावती नदी पर कौन सा है? जोग जलप्रपात। ये कहाँ है? कर्नाटका में है। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 में, किस फसल को फसलों का ऊंट के नाम से भी जाना जाता है? कैमल क्रॉप कैमल क्रॉप कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी है? ज्वार है, बाजरा है, रागी है, या फिर कोदो है? आंसर क्या होगा उसका? ज्वार होगा, सोरगम। भाई ऊंट की तरह लंबी होती है, इसीलिए इसको कौन सा नाम दिया गया है? कैमल क्रॉप नाम दिया गया है। और ये कहीं भी हो जाती है, समझ रहे हो? इन्वायरमेंट सस्टेनेबल, हाँ, क्रॉप है ये। बिना, जहाँ कम पानी भी होता है वहाँ भी हो जाती है। ठीक है, तो याद रखें, कैमल क्रॉप किसको कहते हैं अपन? ज्वार को कहते हैं, सोरगम को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से किस आधार पर जैव विविधता हॉटस्पॉट परिभाषित किए जाते हैं? जैव विविधता, पहले तो एक बात बताओ, जैव विविधता क्या होती है? बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी का मतलब होता है कि वेरियस प्रकार के, डिफरेंट काइंड के आपको जीव जंतु जहाँ मिलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जैव विविधता बोलते हैं। जहाँ कई तरह के हाँ, पेड़ है, कई प्रकार के जीव जंतु हैं, उनको क्या बोलते हैं? बायोडायवर्सिटी बोलते हैं। तो इसका मापन पूछ रहा है कि क्या है? सरल सा है, लेकिन थोड़ा सा अब आपको लगेगा कि भाई यार ये क्या है। क्वेश्चन क्या है कि किस आधार पर जैव विविधता हॉटस्पॉट परिभाषित किए जाते हैं? किस आधार पर? वनस्पति, सभी जीवधारी जंतु, फसलों की विविधता। तो वनस्पति के आधार पर। ठीक है, कई प्रकार की वनस्पतियां जो होती हैं। आंसर क्या होगा इसका? ए होगा। ठीक, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर, ये कुछ करंट की स्कीम्स हैं। क्या है देखो, क्या है? माँ किससे मिलेगी? माँ किससे मिलेगी? आपका स्तनपान का बढ़ावा देने से। ठीक है, उसके बाद लक्ष्य क्या है? लक्ष्य दिया है प्रसव कक्ष एवं प्रसूति ऑपरेशन थिएटर में सुधार। ठीक, और उसके बाद में सुमन का क्या मतलब है? सुमन योजना है गर्भवती स्त्री एवं नवजात के स्वास्थ्य की निःशुल्क देखभाल। उसके बाद में आपका एमपीसी कार्ड क्या है? पीएमबीवाई के अंतर्गत लाभ। ओके, ये देख लेना कौन सा है। एक का चौथा, हाँ, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में सर्व शिक्षा अभियान को कब प्रारंभ किया गया? देखो, इसके बाद में 3 पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा और लिखे हैं सर्व शिक्षा के अभियान के साथ साथ में। तो इसको 2007 में किया गया था। ये नहीं, 2007 में नहीं भाई, 2001 में। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में आया है। उसके बाद में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आया? 1987 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आया? 1987 में। रूसा कब आया? 2013 में। रूसा क्या है? रूसा क्या है? राष्ट्रीय राष्ट्रीय उच्चतर उच्चतर शिक्षा अभियान। उच्चतर शिक्षा के लिए था ये रूसा। कब आया? 2013 में आया, याद रखना। मिड डे मील कब आई? मिड डे मील कब आई? अरे जो भोजन मिलता है स्कूलों में खाने के लिए, कब आई? 15 अगस्त 1995 को, याद रखिएगा। और उसके बाद आपको सबको पता ही है, 86वां संविधान संशोधन कब आया? 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कब आया? ठीक है, 2002 को। जिससे आर्टिकल कौन सा जोड़ा गया पढ़ाई के लिए? कौन सा जोड़ा गया? आर्टिकल 21A। तो ये 4 चीज़ें याद रखना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में, मिड डे मील 1995, 15 अगस्त 1995 में, रूसा कब आया, और राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान कब आया? 2013 में, और सर्व शिक्षा अभियान कब आया? 2001 में। ठीक है, और 86वां संविधान संशोधन 2002, इसके तहत कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया था? आर्टिकल 21A। बात क्लियर है? ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 9, किस व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी रीट जारी की जाती है? इसका मतलब पहले समझ लो, आज की बात भूलोगे नहीं। पुलिस होती है, किसी व्यक्ति को डिटेन कर लेती है, पकड़ लेती है, बात समझ आ गई, उसको लॉकअप में डाल देती है, लेकिन उसको पुलिस 24 घंटे से ज़्यादा लॉकअप में नहीं डाल सकती है। कोर्ट क्या करेगा, उसको अपने कोर्ट में बुलाएगा, शरीर के साथ में उसकी, बात समझ रहे हो, सह शरीर। कोर्ट बोलेगा कि भाई जो भी आपने डिटेन करा है, जो भी कल्प्रिट है, उसको मेरे कोर्ट में लाओ। उसको वकील की भाषा में क्या बोलते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, और इंग्लिश में उसके लिए लैटिन वर्ड है हैवियस कॉर्पस। आंसर क्या होगा इसका, हैवियस कॉर्पस। तो 24 घंटे के अंदर उसको थाने में हाजिर, कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हाजिर होना पड़ता है। ये क्या है, अनिवार्य है, मैंडेटरी है। वो अलग बात है कि कोर्ट में जाने के बाद में डिस्ट्रिक्ट जज क्या कहता है कि हाँ भाई, तुम 7 दिन की पुलिस रिमांड पर ले सकते हो उसको, या फिर नहीं ले सकते हो उसको। और पुलिस आपसे ज्यादती नहीं कर सकती है कभी भी जीवन में। अगर कुछ भगवान करे ऐसा ना हो, होना ही नहीं चाहिए, लेकिन आपको अपने अधिकार पता होने चाहिए। पुलिस आपसे बदतमीजी नहीं कर सकती है। अगर बदतमीजी करती है तो आप पुलिस से हाथ मत उठाइएगा, लेकिन आप अपनी बात ना, हाँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को मैं जाके बता सकते हैं कि, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इसके खिलाफ एक्शन लेता है। ठीक है, तो कौन सी आएगी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। और आपको सबको पता है कि आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रिट मिली हुई है हमें, ठीक। और 32 के तहत हम कौन से, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जाते हैं। और आर्टिकल 226 के तहत 5 प्रकार की रिट भी हाई कोर्ट को मिली हुई है। जब हमारे अधिकारों का हनन होता है तो हम हाई कोर्ट में कौन से अधिकार के तहत जाते हैं, आर्टिकल 226 के तहत। और जब हम सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहें तो हम कौन से अधिकार के तहत जाना चाहते हैं, आर्टिकल 32 के तहत। याद रखना इन दोनों को, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्वेश्चन नंबर 10, नीचे दी गई फसलों में कौन सी फसल मोटा अनाज नहीं है? अब देखो, यहाँ मोटे अनाज की परिभाषा पूछ रहा है वो, कि भाई कौन सी फसल मोटा अनाज नहीं है, ठीक है। तो देखो, मोटे अनाज वो होते हैं, मोटे अनाज की कोई बड़ी कोई परिभाषा नहीं है। जनरली एक समझ है कि मोटे अनाज क्या है, जो अब ऐसी ऐसे टाइम में भी हो जाए ताकि जहाँ पे ज़्यादा पानी की नीड नहीं हो। इसलिए क्या होता है, सस्टेनेबल जो फसल होती हैं, जैसे आपके मक्का हो गई, बाजरा हो गई, ज्वार हो गई, जौ हो गया, ये भी याद रखना, कोदो हो गया, ये क्या है, सब मोटे अनाज हैं। आंसर का, गेहूं क्या है, मोटा अनाज नहीं है, ठीक है। और आपको पता होगा, वर्ष 2023 को, वर्ष 2023 वर्ष क्या है, मोटे अनाज के रूप में इसको मनाया गया है, ठीक है। मोटे अनाज को क्या कहते हैं, श्री अन्न भी कहते हैं। क्या कहते हैं मोटे अनाज को, श्री अन्न भी कहते हैं। और 2023 में क्या है, डिक्लेयर किया था, ठीक है, मोटे अनाज के रूप में। ये भी याद रखना, मोटा अनाज वर्ष। तो दो चीजें आप याद रखना, मोटे अनाज को श्री अन्न भी कहते हैं, और वर्ष 2023 को क्या है, डिक्लेयर किया गया था, यह मोटे अनाज का वर्ष होगा भाई, श्री अन्न का वर्ष होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, जून 2025 में किस देश ने अपने 2 बच्चों की पॉलिसी को खत्म कर दिया? वियतनाम ने किया था भाई। आजकल जापान में, वियतनाम में, रशिया में, हाँ, चाइना में एक ड्राफ्ट चेंज आ रहा है, एक ड्रास्टिक चेंजेस आ रहे हैं भाई। वहाँ पे पॉपुलेशन बूढ़ी होती जा रही है, बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनकी सरकारें कह रही हैं कि भाई पैसा लो हमसे और पॉपुलेशन इंक्रीज करो। चलो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आर्टिकल 51 क्या है? क्या है आर्टिकल 51? मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। आर्टिकल 14 क्या है? विधि के समक्ष समता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। अनुच्छेद 18 क्या है? उपाधियों का अंत है। और आर्टिकल 17 क्या है? अस्पृश्यता का अंत है, ठीक है। ये तो इजी है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। फंडामेंटल राइट्स हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में मुझे बताइएगा आप कि आर्टिकल 48A क्या है, ये बताइएगा मुझे कमेंट करके, बहुत ज़रूरी है, पूछा जाता है, बहुत कन्फ्यूजन वाला है। क्यों है? क्योंकि ये आर्टिकल आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी है, और यही आर्टिकल आपका किस में है, ये DPSPs में भी है, ठीक है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी है और मौलिक कर्तव्यों में भी है। तो आपको बताना है कि 48 का आर्टिकल 1 क्या है।
डूरंड कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। फतेहपुर सीकरी में सम्राट अकबर द्वारा कौन सी इमारत का निर्माण कराया गया था? मोती महल, पंचमहल, हीरा महल या फिर किसका? रंग महल का। किसका कराया गया था? पंचमहल का कराया गया था। ठीक है। अकबर के कुछ काम है, मैंने कल भी रिपीटेशन कराया था, आज भी थोड़ा सा रिपीटेशन करवा दूँ ताकि चीज़ें फिर अकबर के बारे में ना भूलो ही नहीं। ठीक है। चलो, एक तो ये याद रखना आप हमेशा, किसने ना 1500 गोंडवाना विजय में अकबर, मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा अकबर के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट। क्या करा इसने? मालवा विजय जब हुई, हाँ मालवा विजय कब हुई? 1561 में। मालवा कब जीता इसने? ये क्रम पूछ लिया जाता है। मालवा विजय 1561 में हुई। उसके बाद में गोंडवाना विजय हुई। गोंडवाना विजय, गोंडवाना विजय, गोंडवाना कुछ नहीं जीता 1564 में। गोंडवाना में कौन सी रानी थी? रानी थी गोंडवाना में। और किस कौन सी रानी को हराया था इसने? रानी दुर्गावती, याद रखना, रानी दुर्गावती। ठीक है, याद रखना, रानी दुर्गावती थी गोंडवाना विजय में अकबर के खिलाफ 1564 में। पहला तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है। उसके बाद में देखो, ये पानीपत के द्वितीय वॉर में, ये सामने नहीं था पानीपत के द्वितीय वॉर में 1556 में, क्योंकि वहां पर हिंदू कौन था? बैरम खां था अकबर की तरफ से, और हेमू था 1556 में द्वितीय पानीपत बैटल में। उसके बाद में मेन क्या है आज का? हाँ, अब देख लो इसने क्या क्या शुरुआत करी? मनसबदारी व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था। ठीक है, इसमें जात और सवार थे। मनसबदारी व्यवस्था, जात और सवार। ठीक है, मनसबदारी व्यवस्था समझते हो ना? अरे एक पद का नाम है मनसबदार, एक बड़े एरिया का मनसब बना दिया। मनसब का मतलब होता है सूबेदार। पहली बात तो सूबेदार टाइप समझ लो कि भाई तुम इस एरिया के क्या हो, पूरा का पूरा वो हो। तुम्हारे पास कितने घोड़े हैं, घुड़सवार की संख्या कितनी है, ठीक है, उसके हिसाब से आपको क्या दिया जाएगा? मनसब दिया जाएगा। तो मनसबदारी व्यवस्था किसने शुरू करी? अकबर ने। और दहसाला सिस्टम, दहसाला सिस्टम, दहसाला व्यवस्था, ये क्या था? ये कृषि थी, कृषि में इसने अपनाया था। कौन लाया था? राजा टोडरमल। टोडरमल कौन था? विद्वान आदमी था, टोडरमल। ठीक है, दहसाला व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था, और कौन था इसका दहसाला व्यवस्था के पीछे जनक? कौन था? टोडरमल था। ठीक। अच्छा, एक और बात मोस्ट इम्पोर्टेंट, अकबर के समय पर कितने प्रांतों में अकबर के समय पर कितने प्रांत थे? मतलब अकबर का पूरा साम्राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था? पहली बात तो ये है। फिर या दूसरा मतलब ये समझ लो कि अकबर के समय ने ना कितने प्रांतों में बांट रखा था अपने पूरे साम्राज्य को। तो अकबर के समय 15, कितने थे? 15 सूबे थे या प्रांत थे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना भाई। ये तो हो गई ये एक्स्ट्रा चीजें। उसके बाद में थोड़ा सा और इस पे हाँ काम कर लेते हैं कि इसने क्या करा 1563 में तीर्थ यात्रा कर हटाया, तीर्थ यात्रा कर एवोल्यूशन करा। 1564 में क्या करा इसने? जजिया कर हटाया, जजिया कर हटाया। ठीक है, 1564 में जजिया कर हटाया। 1575 में इबादत खाने की स्थापना करी, इबादत खाने की स्थापना करी, ये याद रखना। उसके बाद में 1579 में क्या? मजहर, क्या है? मजहर की स्थापना करी। मजहर क्या होता है? देखो, मजहर की घोषणा, एक सेकंड। और उसके बाद में पहले ये वाला देख लो, 1582 में क्या करा? दीन ए इलाही की, दीन ए इलाही। ठीक है, तो देखो उसके बाद मजहर क्या है? मजहर होता क्या है कि कोई भी धार्मिक निर्णय लेने के पीछे जो फतवा निकालते हैं ना आजकल के लोग, मौलवी, अकबर ने क्या बोला? कोई कुछ नहीं निकालेगा फतवा वतवा, सबके पीछे मेरा निर्णय होगा, जो करता धरता हूँ अब धर्म का मैं हूँगा भैया, एक तरह का।
ठीक है, इन मौलवियों को सबको हटा दिया। ठीक है, तो ये कुछ डेट हैं। मालवा विजय 1561 में करी इसने। गोंडवाना विजय 1564 में करी थी। वहां पर रानी कौन थी? दुर्गावती थी। मनसबदारी व्यवस्था शुरू करी, दहसाला व्यवस्था शुरू करी, राजा टोडरमल था इसके पीछे। अकबर के समय पे अकबर का साम्राज्य कितने सूबों में बांटा हुआ था? 15 सूबों में बांटा हुआ था, याद करना। 1563 में तीर्थ यात्रा कर को अबॉलिश कर दिया। 1564 में इसने जजिया कर को हटाया। 1575 में इसने इबादत खाने की स्थापना करी, जहाँ पर सारे धर्म के लोगों की चर्चा होती थी आगे। 1579 में मजहरनामे की घोषणा करी और 1582 में इसने दीन इलाही धर्म की स्थापना करी। याद रखना है इसको प्लीज। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब करंट वाला क्वेश्चन है, ये खुद देखना। उसके बाद में अब क्रांति देख लो भाई, ये श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति, हरित क्रांति क्या है। तो व्हाइट क्रांति ऑब्वियसली दूध से होगी। ठीक, हरित क्रांति ऑब्वियसली किससे होगी? खाद्यान्न से होगी। उसके बाद में आपका नीली क्रांति किससे होगी? मत्स्य से होगी। और पीली क्रांति किससे होगी? तिलहनों से होगी। ठीक है, ये कल्चर है, इनका रिवीजन होता रहता है इन कल्चर का, और आपको सबको पता होना ही चाहिए, बहुत ईजी होते हैं कल्चर। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा एक खरपतवार सामान्यतः गाज घास या कांग्रेस घास के नाम से जाना जाता है? भाई ये भी बढ़िया है, कांग्रेस घास या फिर गाज घास के नाम से। ये गाज मतलब ये गाजर है, गाजर घास, सॉरी गाजर घास। इसको गाजर घास क्यों कहते हैं यार? इसलिए कहते हैं कि इसकी बनावट ना क्या है, गाजर की तरह होती है। ये नॉर्थ अमेरिका में वहाँ का नेटिव स्पीसीज है, पौधा है, इंडिया का नहीं है। तो कौन सा है, किसको कहते हैं गाजर घास या कांग्रेस घास? पार्थिनियम। ये फैक्ट याद रखना, बहुत काम का है। ठीक है, चलो। किस राजनेता ने बिहार में सर्वप्रथम पिछड़ी जातियों के आरक्षण का मुद्दा उठाया? सबसे पहले किसने मुद्दा उठाया था? कर्पूरी ठाकर साहब ने उठाया था। अभी जो मरणोपरांत है, जो बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे कर्पूरी ठाकुर, उन्होंने सबसे पहले ओबीसी का मुद्दा सर्वप्रथम जोरों शोरों से उठाया था, ना कि लालू प्रसाद और सरदार यादव ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नेता ने स्थानीय साहित्य संस्था संगठन का विरोध किया? विच ऑफ द लीडर वाज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ स्ट्रेंथनिंग ऑटोनॉमी बाय लोकल गवर्नमेंट बॉडीज? बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, या फिर एम ए अयंगर? किसने किया था लोकल? भैया के पंचायती राज सिस्टम को मत लाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताओ यार। तो किसने विरोध करा है पंचायती राज सिस्टम का? किसने? बी आर अम्बेडकर ने। ये क्यों करा है ये भी तो देख लो। गांधी जी किसके पक्ष में थे? ग्राम स्वराज्य के पक्ष में थे। और गांधी जी के प्रत्येक आइडिया के पीछे के प्रत्येक आइडिया का विरोध किसने करा है? अम्बेडकर साहब ने करा है। इसलिए क्वेश्चन पूछ लिया है कि पंचायती राज सिस्टम, जो ग्राम स्वराज का सिस्टम था, उसका विरोध किसने किया है? तो अम्बेडकर साहब ने किया है। ठीक है, अब देखो, अब बहुत संगति का क्वेश्चन है कि भाई कौन सी बहुत संगति कब हुई है और किसके अंतर्गत हुई है। तो देखो, पहली बहुत संगति किस कब हुई? पहली बहुत संगति पाटलिपुत्र में हुई, वैशाली में हुई, राजगृह में हुई, या फिर कश्मीर में हुई? कहाँ हुई? पहली हुई आपकी राजगीर में, ये पटना में है राजगीर। उसके बाद में पाटलिपुत्र भी पटना में ही है। सेकंड कहाँ हुई आपकी? वैशाली में। सेकंड कहाँ हुई आपकी? वैशाली में। फोर्थ कहाँ हुई आपकी? कश्मीर के कुंडलवन में। ठीक है, और थर्ड कहाँ हुई आपकी? पाटलिपुत्र में। अच्छा, फर्स्ट में राजा कौन था? फर्स्ट में राजा कौन था ये देखना। फर्स्ट में राजा था भाई अजातशत्रु। किसके अंतर्गत हुई? अजातशत्रु के अंतर्गत भाई। अजात यादा के नाम याद रखने हैं आपको, अजातशत्रु। ठीक है, उसके बाद में सेकंड में कौन कौन राजा था? काला अशोक। अशोक नहीं, काला अशोक, काला अशोक। उसके बाद में थर्ड में कौन हुआ आपका? थर्ड में आता है राजा कौन था? अशोक। ठीक है, और फोर्थ में कौन था आपका? कनिष्क था, कनिष्क। एक बात और याद रखना, चौथी संगति में ही सबसे पहली बार बौद्ध साहित्य को संस्कृत में क्या किया गया था? संकलन किया गया था। आई रिपीट, चौथी लिख लेना इसको। चौथी बौद्ध संगति में पहली बार बौद्ध साहित्य कैसा था? पाली साहित्य था ना, पाली भाषा में लिखा जाता था बौद्ध साहित्य। देख, बौद्ध साहित्य की भाषा क्या थी? साहित्य की भाषा थी, की भाषा क्या थी? पाली थी। लेकिन पहली बार चौथी इसमें संस्कृत में क्या होकर आ गया? संस्कृत भाषा में
संस्कृत भाषा में बौद्ध साहित्य का संकलन किया गया। ठीक है, संकलन किया गया, याद करना ही करना है ये। और राजाओं के नाम भी याद करने हैं। कालाशोक, अशोक, हाँ पहले अजातशत्रु, फिर उसके बाद कालाशोक में, फिर अशोक, फिर कनिष्क वाला। कश्मीर के कुंडल वन में, कश्मीर कहाँ है, कुंडल वन में हुआ था, कुंडल वन में। तो ये बौद्ध काउंसिल थी, 4 बौद्ध काउंसिल थी भाई। ठीक है, 4 बौद्ध काउंसिल में। और बौद्ध काउंसिल क्यों होती हैं? जब महात्मा बौद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, तब उन्होंने भाई वहाँ पे जो उनके साहित्य थे उनका संकलन किया गया था। तो पहले बौद्ध काउंसिल में का राजा कौन था? अजातशत्रु। और अध्यक्षता कौन कर रहा था? महाकाश्यप। ये भी याद रखना, कौन था? महाकाश्यप। महाकाश्यप पहली उसकी कौन कर रहा था? महाकाश्यप कर रहा था। ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, एक और चीज़ है। अब आप मुझे ना थोड़ा सा कमेंट करके बताना कि कौन सी बौद्ध संगति के द्वारा जो पूरा का पूरा बौद्ध धर्म था वो 2 ग्रुपों में बट गया था, एक हीनयान और एक महायान। बात समझ आई? ठीक है। महायान क्या मतलब है? बुद्ध की मूर्ति पूजा करता है। आज के बाद कभी भूलोगे नहीं। देखो महायान का मतलब क्या होता है? महायान के पीछे आप एक चीज़ फील कर पा रहे हैं कि कुछ बड़ा होगा। तो महायान जो संप्रदाय है बौद्ध धर्म का, वो भगवान बुद्ध की मूर्ति के रूप में पूजा करता है। और जो हीनयान है, हीनयान का मतलब क्या है? देखो फील कर पा रहे हो कि भाई हीनयान मतलब कुछ नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कुछ छोटा ही है। तो हीनयान क्या करता है? वो मूर्ति पूजा का विरोध करता है। याद रखना दोनों चीज़ों को, हीनयान और महायान के बारे में। बस आप मुझे इतना बताना कि कौन से बौद्ध काउंसिल में ये 2 ग्रुप बट गए थे, इतना तो बता ही सकते हो आप मुझे। ठीक। ऊँट का कुबड़ बना होता है कार्टिलेज का, वसा ऊतक का, कोलेजन तंतुओं का, फिर लिम्फ का। किसका बना होता है मुझे बताओ? तो ऊँट का कुबड़ किससे बना होता है? कार्टिलेज से नहीं, फैट टिश्यू से बना होता है। किससे बना होता है? फैट टिश्यू से बना होता है, याद रखना। ठीक है, किससे बनाता है? फैट टिश्यू से। इसको एक और बोलते हैं फैट टिश्यू, तो इसमें लिख दिया है, लेकिन फैट टिश्यू की जगह अगर ये पूछा जाता है कि एडिपोज टिश्यू क्या है, एडिपोज टिश्यू, नेक्स्ट टाइम अगर ये आए ना फैट टिश्यू की जगह एडिपोज टिश्यू, तो आंसर क्या होगा इसका? एडिपोज टिश्यू होगा। और याद रखना हिंदी में वसा ऊतक से बना होता है, जो हम्प होता है, कुबड़। ठीक है, देखते होंगे आप। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने करा है? याद रखना, सबसे पहले प्रयोग किसने करा है? तो विक्टर, आर डी बर्न्स, या फिर वॉल्टर जी रोजेन, या फिर एन मेयर्स। किसने करा है? वॉल्टर जी रोजेन ने करा है, याद रखना है इसको। ठीक है। और फेमस किसने करा था? फेमस इसको सोशियोलॉजी हमें किसने करा था पूछा जाता है। किसने करा था? ई.ओ. विल्सन ने। ई.ओ. बाद में इसको फेमस किसने करा था? ई.ओ. विल्सन ने। लेकिन सबसे पहले ई.ओ. विल्सन ने तो फेमस करा था इसको। और सबसे पहले जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने करा है? वॉल्टर जी रोजेन ने। षटकोण में विकर्णों की संख्या, भाई हेक्सागोन में डायगोनल्स कितने होते हैं? 9 होते हैं। यदि किसी संख्या का 20 से 50, यदि किसी संख्या का x का कितना 20% कितना हो? 50 हो। कितना हो? 50 हो। तो कितना होगा? और संख्या पूछ रहा है, बताओ कितना होगा? अरे यार x गुणा 20/100 इक्वल टू 50। इससे आप ये काट दो, कितना हो गया? x गुणा कितना हो गया? जस्ट सेकंड यार। ठीक है, x बटे यार 2 से 1, तो 50 गुणा 5 250 हो गया। ठीक है, इजी था, कर लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 25। बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। कब किया गया? 9 अगस्त, 8 अगस्त, 6 अगस्त, 7 अगस्त। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है भाई ये डेट पे, लेकिन पर्टिकुलरली डेट पे पूछ लिया गया है। कब हुआ? तो कब प्रस्ताव पारित किया गया? 8 अगस्त को। 9 अगस्त को तो आंदोलन ही हो गया था ना। और इसी आंदोलन में, यही आंदोलन जो क्विट इंडिया मूवमेंट है, गांधी जी ने यही नारा दिया था, करो या मरो का। याद रखना, करो या मरो। और इसी आंदोलन में कौन सा ऑपरेशन चला? ऑपरेशन जीरो हार, ऑपरेशन जीरो, ठीक है, या फिर ऑपरेशन थंडरबोल्ट।
याद रखना। ऑपरेशन जीरो आ रहा है, थंडरबोल्ट। भाई 9 तारीख को सभी नेताओं को क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था, और गांधी जी कह गए थे कि भाई पता था कि हम लोग को ये क्या करेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे। तो जो लोकल लेवल के जो नेता हैं उनको तैयार कर दिया गया था कि भाई तुम्हें संभालना है पूरा का पूरा आंदोलन, ठीक है, भूमिगत रह गए कैसे भी करके, और पूरा लड़ना है, फिर करो या मरो कुछ भी। और हिंसा हुई थी, अच्छी खासी हिंसा हुई थी, बहुत सारे लोग इसमें जान गई थी। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, लासा मासा क्वेश्चन है भाई, कर लेना इसको। क्या होगा, क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का लासा और मासा कितना है, 2000 कितना है, 2079 है। उनमें मासा कितना है, 27 है। यदि एक संख्या 189 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी, देखो ये क्या कह रहा है, 189, एक संख्या कितनी है 189, दूसरी संख्या का पता नहीं है, ठीक है। और क्या कह रहा है, दो संख्याओं का मासा कितना है, उनका मासापा कितना है, 27 है, ओके। और क्या कह रहा है, दो संख्या और लासा मासापा कितना है, 2000, अब कर लेना कितना आ जाएगा, हाँ 189 इनके नीचे आ जाएगी, ठीक है। और टोटल कितना आएगा आपका 2079, हाँ कितना आएगा 297 आ जाएगा। ये कैलकुलेशन करके देख लेना, ठीक है। कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती है, कौन सी धातु करती है साधारण ताप पर जल से, सोडियम देखा है आपने, सोडियम को बाहर छोड़ो, जल में डाल दो, कितनी तेज फटता है, आंसर क्या होगा उसका, सोडियम होगा। भारत में 2027 के लोकसभा चुनाव कितने फेज में हुए थे, कितने फेज में हुए थे भाई लोकसभा, ये बढ़िया है, कितने में हुए थे, 7 में हुए थे। अब ये देख लो, चार्टर एक्ट कब आया, चार्टर एक्ट कब से शुरू हुए थे, 93 से शुरू हुआ चार्टर एक्ट भाई, 20-20 साल के अंतराल में तो आया ना चार्टर एक्ट, 93 से शुरू हुए चार्टर वाले, 1813 में। चार्टर एक्ट मैंने इतने अच्छे से कवर कराए हैं, 10 से 12 मिनट की वीडियो होगी, देखना जाके आप, रेगुलेटिंग चार्टर सारे के सारे। 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको पक्का जीएस के सेक्शन से, चाहे वो पॉलिटी से पूछ ले, चार्टर एक्ट का दोनों में ही तो योगदान है ना, हिस्ट्री में सेक्शन में और पॉलिटी वाले सेक्शन में। तो कर लेना, 2 वीडियोज़ में सेपरेट में बनाया मैंने, बहुत काम किया और रिवीजन हो जाएगा आपका। तो चार्टर एक्ट 1793, 1813, 1833 और 1853, यहाँ चार्टर एक्ट चलते हैं 20-20 साल के अंतराल पर। फिर से इंडिया एक्ट कब आया, 1784 में। इंडियन काउंसिल एक्ट ये कब से शुरू हुए, 1861 में आया, फिर 92 में आया, ठीक है। उसके बाद में 1909 में। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया आपका, 1773 में। तो मैच कर लो भाई, पहला रेगुलेटिंग एक्ट आएगा, फिर प्रेसिडेंट एक्ट आएगा, चौथा दूसरा इसमें मिल रहा है, फिर पहला चार्टर एक्ट आया, फिर उसके बाद में द इंडियन काउंसिल एक्ट आया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर लास्ट है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सर्दी के महीने में बाढ़ आती है, गुजरात में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में या फिर महाराष्ट्र में। तो किस में आती है, तमिलनाडु में आती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जो लौटता हुआ मानसून है भाई, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से तमिलनाडु में वर्षा नहीं होती है, पहली बात तो ये समझ लो, तमिलनाडु सूखा रह जाता है मानसून के टाइम पे। अब जैसे ठंड आती है तो लौटता हुआ मानसून जब आता है, इसको रिट्रीटिंग मानसून भी कहते हैं, तब यहाँ पर उत्तरी पूर्वी मानसून से तमिलनाडु में कौन से मानसून से वर्षा होती है, उत्तरी पूर्वी, याद रखना, नॉर्थ वेस्ट मानसून से वर्षा होती है तमिलनाडु में, पहली बात तो आप याद रखना। या फिर रिट्रीटिंग, लौटते हुए मानसून से, ठीक है। तो क्या होती है भाई, तब जाके यहाँ पे बाढ़ आती है उससे, लौटते हुए मानसून से। और तमिलनाडु के तट को कौन सा तट कहते हैं, कोरोमंडल कहते हैं। कर्नाटक केरल के तट को क्या कहते हैं, मालाबार तट कहते हैं। प्लीज़ याद रखना, कोरोमंडल और मालाबार में फ़र्क कर लेना, पूछा जाता है ज्योग्राफी का, ठीक है। तो ये छोटी सी वीडियो थी लेकिन बहुत काम की है, एक बार नहीं 2 बार रिवीजन कर लेना। और बाकी सारी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी हैं लिख के, सारी की सारी प्लेलिस्ट आपको कर जाना है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए। हैव अ गुड डे, जय हिंद।